हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, आज हम आपको बताएंगे बंगाल में दोहरा शासन जो लागू किया था वो क्या था, है ना। ये 1765 से 72 के बीच की घटना है और इसको हम आपको बताएंगे ये लॉर्ड क्लाइव के समय में बंगाल में मतलब दोहरा शासन क्या था। मुगल शासन पद्धति के अंतर्गत बंगाल का शासन जो है दो भागों में बटा हुआ था। पहला जो है दीवानी शासन, जिसमें कर वसूली व दीवानी न्याय का कार्य सम्मिलित था, और दूसरा जो था निजामत, जिसमें शांति व्यवस्था, बाहरी आक्रमण से रक्षा व फौजदारी न्याय के कार्य आदि सम्मिलित थे। 1765 से 72 ईस्वी का काल बंगाल में दोहरा शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इलाहाबाद संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी, और निजामत का जो अधिकार था वो बंगाल के नवाब मीर जाफ़र के अवयस्क बच्चे नजमुद्दौला के पास ही रखा था। अतः यही द्वैध शासन था। द्वैध शासन लागू करने के कारण ये थे कि बंगाल में क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू करने का प्रमुख कारण रॉबर्ट क्लाइव जो था कुशल राजनीतिज्ञ था। वह जानता था कि यदि राजनीतिक शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हाथों में आ गई तो अन्य भारतीय नरेशों में ईर्ष्या होगी। साथ ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा दिए गए अधिकार कंपनी के लिए अब तक लाभप्रद नहीं हो सकते जब तक कंपनी अपनी शक्ति से उसे लाभप्रद न बनाए। अतः क्लाइव की नीति थी कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता कंपनी के हाथ में न ली जाए, परंतु इसका लाभ पूर्ण रूप से उसका लाभ पूर्ण रूप से उठाया जाए। यानी कि शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता कंपनी के हाथ में नहीं आए, है ना, परंतु उसका लाभ पूर्ण रूप से उठाया जाए, जिससे किसी तरह का उत्तरदायित्व कंपनी के हाथों में न रहे। इसलिए उसने यह दोहरा शासन बंगाल में लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव की व्यवस्था थी कि इसके लिए 2 नायब दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय। इस प्रकार कंपनी ने अपना सारा उत्तरदायित्व भारतीय अधिकारियों पर सौंपकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया। दोहरा शासन की व्यवस्था की समीक्षा या हम विवेचना करेंगे तो कुछ विद्वानों ने दोहरे शासन की आलोचना की है, परंतु उसमें कुछ लाभ भी अवश्य नज़र आते हैं। जैसे कि पहला जो है, तत्कालीन स्थिति में कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। अतः यह बंगाल की राजनीति में पूर्ण रूप से अगर वो अपने हाथों में ले लेती तो उसे कई कानूनी समस्याओं से गुजरना पड़ता।
दूसरा यह था कि मौजूदा स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय शासन प्रणाली का पूर्ण ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तो अंग्रेज लोग थे, उनको इतना पता नहीं था कि भारतीय शासन प्रणाली क्या है। तीसरा, भारत में यूरोप की अन्य प्रतिस्पर्धी शक्तियों जैसे डच, फ्रांसीसियों का अंत पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता अपने हाथ में ले लेती तो अन्य शक्तियाँ जो थी, डच थे, फ्रांसीसी थे, वो भड़क सकते थे। चौथा यह था कि बंगाल की जनता, भारतीय जनता और कंपनी की अन्य यूरोपीय शत्रु शक्तियों की आंखों में भी ये प्रथा जो थी धूल झोंकने का प्रयास था। किसका? कंपनी का। दोहरा शासन जो था लागू किया था, तो ये धूल झोंकने का प्रयास था। दोहरा शासन प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली के दोष जो है, इसमें हम ये कहेंगे कि कई तरह के लाभों के बावजूद भी, मतलब ये जो इसके कई दोष भी थे, तो सबसे बड़ा दोष था कि शासन व्यवस्था का भार जो था वो कठपुतलों के हाथ में चला गया था। वास्तविक वास्तविक सत्ता ने शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने से इनकार कर दिया तथा कठपुतलों को शासन व्यवस्था का भार सौंपा गया, जिससे चारों तरफ अव्यवस्थाएं और अराजकताएं व्याप्त हो गई। दूसरा, व्यापार पर प्रभाव। कंपनी के कर्मचारियों को कम वेतन मिलने से वे हर संभव धन कमाने में ही लगे रहे। उन्होंने, जैसे कि फर्रुखसियर के समय में जो दस्तक प्रथा थी, उसका उन्होंने दुरुपयोग ही किया था और उसका दुरुपयोग कर अपने निजी व्यापार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। परंतु भारतीय व्यापारियों को अपना पैतृक धंधा छोड़ने को विवश किया था और अब ये जो है भारतीय जो है वो कई ऐसी स्थिति हो गई कि वे सड़क पर आ गए और उनके इस तरह से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तीसरा जो है उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव। द्वैध शासन से ये उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से व्यापार नष्ट होने लगे, उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और कंपनी के प्रतिनिधि जो है भारतीय जुलाहों से किसी भी मूल्य पर कपड़ा लेने को स्वतंत्र थे। यदि जुलाहे कम मूल्य पर कपड़ा न देता तो उससे कोड़े लगाए जाते थे, मारा जाता था। यदि वे निश्चित समय पर कपड़ा बुनकर के भी नहीं देते तो उनके अंगूठे काट दिए जाते थे, जिससे वे तंग आ गए थे और बंगाल छोड़ दिया था। इस प्रकार से बंगाल के उद्योग धंधे जो थे छोटे मोटे वो नष्ट हो गए थे। चौथा जो है कृषि पर प्रभाव। तो उद्योग धंधे जब नष्ट हुए तो उसका प्रभाव सीधा जो है कृषि पर ही जाता है, क्योंकि कृषकों की स्थिति जो बड़ी दयनीय हो गई थी, क्योंकि सारी भूमि जो है ठेकेदारों के हाथ में ठेके पर दे दी गई थी और वही ठेकेदार किसान से अधिक लगान वसूल करते थे। तो इससे कंपनी की आय तो बढ़ी, परंतु किसानों की हालत जो है बिगड़ती चली गई और वे जो लोग जो है भूमि छोड़ करके भाग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और बंगाल की 1/3 जनता जो है उस अकाल का ग्रास बन गई। तो उपरोक्त परिणामों को देखते हुए कंपनी ने 1773 ईस्वी में
वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा, जिससे बंगाल में द्वैत शासन का जिसने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर शासन भार जो है अपने पर ले लिया था। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब जो मैं एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि लॉर्ड क्लाइव वैसे वो कैसा भी था, लेकिन अपने देश के लिए वो बहुत ही मतलब उसको वो माना जाता है कि उसने जो भी किया था वो ब्रिटेन के लिए किया था। तो सन 1700 इसकी मृत्यु कैसी हुई, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि सन 1767 ईस्वी में क्लाइव वापस भारत से इंग्लैंड लौट गया। तो कुछ समय के बाद लोकसभा का वो सदस्य भी चुना गया, परंतु कुछ विरोधियों ने इसकी कटु निंदा की थी और उससे भ्रष्टाचारी, झूठा, षड्यंत्रकारी, न जाने कैसे कैसे कह करके उसको बुलाया था, दोष दिए थे। और क्लाइव ने कहा था कि हाँ हमें, इसने स्वीकार भी किया था सारे जो भी आरोप लगे थे उससे। और उसने ये कहा था कि इसने भारत में जा कर के जो कुछ भी किया वो केवल अपने देश ब्रिटेन की भलाई के लिए किया है। जैसे कि उसने जो इस तरह से प्लासी के युद्ध में सारे जो सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे, सेनापति थे, उनको अपनी तरफ मिलाया था। जिस तरह से सिराजुद्दौला के खिलाफ बंगाल के अंदर जिस तरह के क्रांति हुई थी और सारे उसके घसीटी बेगम ने, मीर जाफर ने उसको पक्ष में किया था। तो ये सब क्लाइव का, बंगाल के भी कुछ मेहताब राय ने, ये लोग थे, जैसे लोग थे जिन्होंने इसका, कई हिंदू लोग भी थे, मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी लोग, वो भी इसके कंपनी मतलब अंग्रेजों की तरफ थे और सिराजुद्दौला की तरफ नहीं थे। तो इस तरह की कई तरह की उसने ऐसी जालसाजियाँ की है। तो इसके क्या है कि सारे आरोप है वो उस पर लगे थे। ये आरोप ही नहीं, ये था भी ऐसा ही रॉबर्ट क्लाइव। तो अब क्या है कि उसने स्पष्ट किया था कि वो जो कुछ भी किया है वो अपने ब्रिटेन की भलाई के लिए किया था भारत में। तो जिससे वहाँ की संसद ने उसे माफ़ कर दिया। परंतु इस आरोपों से रॉबर्ट क्लाइव को बहुत धक्का लगा था, गहरा, और वो अपना मानसिक संतुलन